एक उत्सव के रूप में मना रही है, जिसके तहत वो 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 750 वर्चुअल रैलीज और मोदी जी का हैंड रिटन लेटर जो सभी चैनलों के माध्यम से आप तक जरूर पहुंच गया होगा, उसको 10 करोड़ परिवारों में व्यक्तिगत रूप से पहुंचाने का इनिशिएटिव ले रहे हैं। आप सबको नमस्कार, आशा है आपको मेरी आवाज अच्छे से मिल रही है। तो मैं बिना शब्द नष्ट किए विषय पर ही आना चाहूंगी। पहले तो हम सनातन में ये परंपरा है कि यदि परिवार में कोई मृत्यु होती है तो विवाह हो या एंगेजमेंट हो या कोई बर्थडे हो, कोई फंक्शन होता है तो हम साल भर उसे टालते हैं, गमी कहते हैं बरसी के बाद। या आज जबकि लाखों मजदूर सड़कों पर है, 50 से ज्यादा ट्रेनों में मृत्यु को प्राप्त हो गए, किसी की लाश बाथरूम में, किसी की प्लेटफॉर्म पे, किसी की ट्रेनों में, 400 से ज्यादा हाईवेज पर भूखे प्यासे हम सब मजदूरों की त्रासदी को प्रतिदिन देख रहे हैं। कोरोना के संक्रमण के आंकड़े भी 1.5 लाख के पार हैं। अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पे है, विकास का पता नहीं, और बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। इस पर मैं जाना नहीं चाहूंगी, लेकिन जो देश के वर्तमान हालात हैं, ऐसी स्थिति में जबकि लाखों परिवार भोजन के लिए भटक रहे हैं और वो करोड़ों लोग, वो 40 करोड़ जो गरीबी रेखा के नीचे गए और वो 12.5 करोड़ जिन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी, 4 लाख से ज्यादा तो सिर्फ आगरा के जूता उद्योग में है। तमाम स्टील उद्योग में 30,000 से ज्यादा है, पीतल के कारोबार में तमाम है, बुनकर, कारीगर, हस्तशिल्पी, मिट्टी के, बांस के, लकड़ी के काम करने वाले, लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने 60 दिन से 60 रुपया भी नहीं कमाया है। देश इस आपदा, इस संकट से जूझ रहा है, इतनी बड़ी त्रासदी उसके सामने है। मोदी सरकार को उत्सव और जश्न सूझ रहा है, तो ये बहुत ही विशुद्ध व्यावसायिक स्टेप है, विशुद्ध राजनीतिक भी नहीं, विशुद्ध व्यावसायिक। ये उनकी कमर्शियल सोच को दर्शाता है कि किस प्रकार उनका हृदय करुणा विहीन है और भारत माता की संतानें जब इस समय कराह रही हैं, जबकि लाखों करोड़ों लोग इस आपदा से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। एमएसएमईज का 25% लगभग 1.27 करोड़ खत्म हो चुका है, स्टार्टअप्स खत्म हो चुके हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एकदम किनारे है। तब सरकार इसको सेलिब्रेट कर रही है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये शर्म की बात है। दूसरा, मोदी जी का लेटर आपने जरूर देखा होगा, उसके 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आई वुड लाइक टू उस पर मैं जरूर कहना चाहूंगी। हालांकि मोदी जी आत्ममुग्ध, आत्म प्रशंसक और अहंकारी भी कह सकती हूं, क्योंकि चाहे विपक्ष हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे उनका स्वयं का मंत्रिमंडल, वो किसी भी बात को डिस्कस करना, वो उसको इंप्लीमेंट करते हैं। जो कुप्रबंधन हम देख रहे हैं, जो इस त्रासदी के हम सब जिम्मेदार हैं। अब 4 लॉकडाउन के बाद भी ये नहीं बताया इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, इस लेटर में, कि लॉकडाउन की एग्जिट पॉलिसी क्या है, टेस्टिंग क्यों नहीं इंक्रीज हो रही है। लेकिन खैर, लेटर में 4 बातें हैं और गवर्नेंस पे कुछ नहीं कहना मुझे, दैट इज ऑलरेडी लीगल, करप्शन इज न्यू गवर्नेंस। गोल्डन चैप्टर इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तो निश्चय ही बिल्कुल गोल्डन चैप्टर तो ये है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि संसद में निर्वाचित सांसद के तौर पर आतंकी प्रज्ञा ठाकुर जैसा कोई व्यक्ति शपथ ले, गोडसे जिंदाबाद का नारा लगे, कोई चर्चा ना हो, महात्मा गांधी जी के पोस्टर पे गोली मारी जाए और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो, जस्टिफाई करे एक बहुत बड़ा तबका आईटी सेल के माध्यम से। तो बिल्कुल ये गोल्डन चैप्टर है इंडियन डेमोक्रेसी का। मैं सहमत हूं मोदी जी से। इतनी भारी मात्रा में कभी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ, इतनी भारी मात्रा में लोगों पर कभी अतिक्रमण नहीं हुआ, ना दलितों पर, ना अनुसूचितों पर, ना कामगारों पर, ना प्रवासी मजदूरों पर, ना किसानों पर, ना अल्पसंख्यकों पर। तो डेफिनेटली ये गोल्डन चैप्टर है इंडियन डेमोक्रेसी का। मैं मोदी जी से सहमत हूं, वो एक नया एरा लेके आए हैं। दूसरा, माइग्रेंट अंडरगॉन ट्रेमेंडस सफरिंग। थैंक यू सो मच आवर डियर काइंड प्राइम मिनिस्टर, फाइनली ही रियलाइज्ड कि मजदूर जो है वो तपस्या के बाद ही उन्होंने आज दूसरा शब्द इस्तेमाल किया कि उन्हें सफरिंग हुई, उन्हें मिजरी हुई। बहुत अच्छा लगता अगर आप बताते कि आपके 3 घंटे 40 मिनट
और बिना राज्य सरकारों और विपक्ष से डिस्कस किए इस नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश सरकार के गिराने के कारणों के चलते इस आपदा के कुप्रबंधन और उस पूरे देश में जो ये 18 लाख करोड़ का नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को हुआ है, उसके लिए आपका मतलब योग्य नेतृत्व भी जिम्मेदार है। तो अगर आप ये भी कहते, क्योंकि ट्रेमेंडस सफरिंग तो है, यू आर द काइंड रीजन ऑफ इट। लेकिन खैर, तीसरा है टू फॉलो ऑल गवर्नमेंट गाइडलाइंस। जो WHO द्वारा है, जो लोगों, मैं खुद लगातार घर में हूं तो लोग तो फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट गाइडलाइंस। आपको ये समझना है कि शराब आपने अर्थव्यवस्था के लिए खोल दी, मगर गुटखा खैनी आपने, मैंने पहले भी इस बात को कहा था, थूकने से संक्रमण फैलता है, ये WHO की भी गाइडलाइन है और सबको पता है, और ये सबसे स्ट्रिक्ट बात थी। तो क्या अर्थव्यवस्था से गुटखा का इतना गहरा संबंध था कि आपने, कितना आप गंभीर हैं नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति, ये छोटा सा फैसला ये बताता है। तो डेफिनेटली पीपल विल फॉलो, सबको अपनी जान प्रिय है, सब अपने घर जाना चाहते हैं, सब अपना रोजगार चाहते हैं, तो ये कहने की चीज नहीं थी। दूसरा, उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी धन्यवाद किया है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था तो आपने वैसे ही तहस नहस कर दी है। जब आप ही किसी सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं तो फिर और किसी से क्या अपेक्षा हो। केंद्र सरकार पूर्णतया पारदर्शी है, बहुत ईमानदार है, ऐसा दावा है अभी JP नड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये बात अलग है कि भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज एसोसिएशन ने घटिया किट सप्लाई की, मगर ये छोटी सी बात है, इसका केंद्र से संबंध नहीं है। हिमाचल में आपने अभी अभी देखा जो PPE किट्स का घोटाला हुआ, केंद्र के प्रोक्योरमेंट राइट्स में भी आपने देखा होगा कि ICMR द्वारा जो किट्स दी गई उसमें जो घोटाला हुआ, खैर वो भी नहीं। गुजरात मॉडल फ्लॉप है, N95 मास्क 65% एक्स्ट्रा के साथ दिए गए, लेकिन वो भी चलिए घोटाला नहीं है। हाईकोर्ट ने जो काल कोठरी कहा, जो स्वयं गृह मंत्री का संसदीय क्षेत्र है अहमदाबाद का हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, तो जो ये वेंटिलेटर का घोटाला हुआ, ये तो हम इधर 3 महीने की बात कर रहे हैं, साल भर के घोटालों पे हम नहीं जा रहे हैं। तो ना आप हिमाचल पे बोलेंगे, ना आप उत्तर प्रदेश पे बोलेंगे, ना आप गुजरात पे बोलेंगे, ना N95 मास्क पे बोलेंगे, ना ICMR पे बोलेंगे। लेकिन नहीं, गवर्नेंस इज गुड बिकॉज corruption is new governance. Let's communalize, let's spread hate, to hell with GDP, to hell with economy, to hell with employment. Let's do clash and enjoy it. तो ये 4 जो है प्रधानमंत्री जी के पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु थे, ये मैं जरूर कहना चाहती थी। बाकी और भी एक अच्छा हुआ है ना कि CM जो है वो CM ऑफिस तक केंद्रित हो गया है, और चाहे तबादले हो, चाहे भर्तियां हो, चाहे ट्रांसफर हो, चाहे पोस्टिंग हो, वो सब मुख्य ऑफिसेस तक केंद्रित हो गया है। तो व्यवस्था और मशीनरी का भी बहुत सुंदर सदुपयोग है। पत्रकारिता पे कुछ कहना नहीं और न्याय व्यवस्था पे भी ज्यादा नहीं लूंगी। कल तुषार मेहता साहब का हमने देखा ही, प्रॉफिट्स ऑफ डूम भी और वल्चर्स भी। तीसरा, फरीदाबाद के चूड़ी उद्योग से भी लगभग 5 लाख लोग भूखों मरने की कगार पर है। इस वक्त आप मान लीजिए कि आप उत्सव ही मना रहे थे, तो अगर अच्छा होता आप उत्सव के नाम पर कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के अकाउंट में कर देते, ताकि वो भूख से तड़पने से राहत उनको हो जाती। और जो 3-4 महत्वपूर्ण मिनिस्टर्स हैं मोदी गवर्नमेंट के, तो उसमें सबसे पहले अमित शाह जी ने बहुत तारीफ की है गुड गवर्नेंस की। पहले तो गृह मंत्री जी आप ये बताइए कि जो आपने परमिशन दिया था तबलीगी प्रोपेगेंडा को, वो किस आधार पर आपने दिया था। दूसरा, मोदी जी ने खुद अभी एकजुटता और सौहार्द की अपील की है। देखिए, देशवासी एकजुट भी हैं और सौहार्द भी बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ये एक्सप्लेन करें कि जो प्रेस ब्रीफिंग्स हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के द्वारा की जा रही थी लॉकडाउन 1 के दौरान, उसमें तबलीगी का डेटा अलग दिया जाता था और बाकी डेटा अलग दिया जाता था। तो डिस्क्रिमिनेशन तो आपने किया, और आप आज 4 लॉकडाउन के बाद भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि आपके लोग क्यों संक्रमित है, या क्यों किया था। क्यों आपने नमस्ते ट्रंप, जब 30 जनवरी को पहला पेशेंट इंडिया में था, तो टेस्टिंग के मानक को निर्धारित होने का समय 23 मार्च क्यों है। अब ये मैं नहीं कहूंगी कि ये मध्य प्रदेश की सरकार, क्योंकि वहां तो पूरा स्वास्थ्य का महकमा कोरोना की चपेट में है और मुख्यमंत्री खुद क्वारंटीन है। दूसरा, कानून मंत्री जो है वो रविशंकर जी, उन्होंने अपनी सरकार के उत्सव में भी विपक्ष की आलोचना कर दी। संवैधानिक पद पर स्वयं है, लेकिन बात पूर्णतः गैर कानूनी करते हैं। तो
आपका व्यवहार पूर्णतः अशोभनीय है, सिर्फ निंदा ही कर सकती हूँ क्योंकि आप ऐसे पद पर हैं कि शब्दों की गरिमा गिराना उचित ना होगा। और अमित शाह जी तो आपदा मंत्री भी हैं, पूरे कोरोना दौरान में वो गायब थे, वो खुद कहाँ थे और किन किन आपदाग्रस्त क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया, इंक्लूडिंग उनका अपना संसदीय क्षेत्र जिसको हाईकोर्ट ने वहां के सिविल हॉस्पिटल को काल कोठरी कहा है। तीसरा, विपक्ष के रवैये को संवैधानिक और मौलिक गैर कानूनी कह रहे हैं। मतलब अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के पहले भी भारतीय जनता पार्टी की परमिशन लेनी होगी। दैट्स रियली फनी एंड वेरी अमेजिंग। 6 साल में आपने जो किया है वो देश बहुत अच्छे से देख सकता है। युवाओं के सामने 3 विकल्प हैं, या तो वो बजरंग दल के कार्यकर्ता बन जाए, नहीं तो आईटी सेल के मजदूर, गौ रक्षक भी बन सकते हैं। एमएसएमईज का तो नाश कर दिया आपने, दिहाड़ी मजदूरों की बात नहीं की जा सकती। महिला एवं बाल विकास का बजट आपने पहले ही कम कर दिया और रक्षा का बजट 1962 के बाद अभी सबसे कम है। शिक्षा के बजट में भी आपने 16% की कटौती की, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को साक्षरता से है, शिक्षा से है। अभी एक कौशल यादव जी ने एक क्वेश्चन मुझे भेजा था कि बहुसंख्यकों की नब्ज पकड़ रखी है। देखिए कौशल जी, भाजपा को सारे बहुसंख्यक नहीं पसंद है, उनकी हिंदुइज्म की जो डेफिनेशन है वो अलग है। अगर आप नक्षत्र और सत्यार्थ प्रकाश, विवेकानंद साहित्य और हिंदुइज्म और दर्शन को ज्यादा अच्छा समझते हैं तो वो आपसे काफी दूरी रखते हैं। बहुत आप क्वालिफाइड हैं तो आप वामपंथी हैं, बहुत आप तर्क करते हैं तो आप अर्बन नक्सल हैं। उन्हें पोंगा पंडित टाइप के लोग चाहिए जिनको वो समझा दें कि अगहन के बाद पूस है तो बैसाख के बाद जेठ है तो अष्टमी उजियारी है कि अंधियारी है, तो वो चल पड़े डंडा लेके। दे वांट दैट काइंड ऑफ पीपल। तो एनीवेज, ये दुखद है और शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष को उत्सव के रूप में इस समय मना रही है, जबकि देश इस भयानक आपदा से बीत रहा है। ठीक है, 31% लोगों ने 14 में वोट दिया, 38% लोगों ने आपको 19 में वोट दिया, आपको अच्छा मैंडेट मिला, लेकिन आप जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, क्योंकि पूंजीपतियों को छोड़ दिया जाए तो आबादी के एक बड़े हिस्से, लगभग 70%, चाहे वो अफ्लुएंट क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे वो श्रमिक मजदूर कामगार इत्यादि हो, आप उनके हितों की परवाह नहीं करते। और वो 2 वक्त की रोटी कमाने वाले लोग ये नहीं समझ सकते कि निगमीकरण और निजीकरण में फर्क क्या है। क्यों आप अंतरिक्ष और न्यूक्लियर और डिफेंस और सीरियस सिक्योरिटी रेमिफिकेशंस फील्ड्स को टच करके, या कॉर्पोरेट्स को आप क्या कर रहे हैं? आप अकाउंट्स में पैसे नहीं दे पाए, मगर 68,000 करोड़ आपने माफ कर दिया। तो बहुत बड़ी श्रृंखला है आपके उन हिडन कारनामों की जिसको आपने समानांतर तथ्यों से छुपा रखा है। लेकिन फिर भी मैं आपको शुभकामना नहीं देती हूं और मैं इस उत्सव को शर्मनाक कहती हूं और इस कार्यकाल को भी। आशा है कि आप कुछ सबक लेंगे और कुछ बेहतर करेंगे, लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे, उन ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ई रिक्शा चालकों की परवाह करेंगे जिनके वाहन 60 दिनों से घर पे खड़े हैं। उन 7 करोड़ शॉपकीपर्स के बारे में सोचेंगे जो अपनी दुकानें खोल नहीं पा रहे हैं। उन लाखों करोड़ों मजदूर और श्रमिकों के बारे में सोचेंगे जो मौत की कगार पर खड़े हैं। बहुत आभार आप सबका, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।